हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि हीराकुंड डैम को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के। तो सियाचिन ग्लेशियर को अगर हम मैप में व्यू करें, हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में आप सभी को पता है हिमालयाज़ लोकेटेड हैं। और हिमालयाज़ में जो काराकोरम रेंज है वो लोकेटेड है। काराकोरम रेंज का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर जो है वो लोकेटेड है। सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड के रूप में ये एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा अगर हम नॉन पोलर रीजन में व्यू करें तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड लॉन्गेस्ट, नॉन पोलर एरियाज में सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर लोकेटेड है। अब यहाँ से जो भी मेल्टिंग वाटर यहाँ से निकलता है, वो जो मेल्टिंग वाटर है वो नुब्रा रिवर, यहाँ पर लद्दाख में एक नुब्रा रिवर फ्लो होती है, उस नुब्रा रिवर में वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। उससे जो नुब्रा रिवर है वो नुब्रा रिवर जो है वो अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है किसमें, शोक रिवर में। और शोक रिवर जो है वो लास्ट में इंडस रिवर में अपनी ट्रिब्यूटरी के रूप में उसमें फ्लो होती है। मींस अगर हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली अगर हम डिस्कस करें तो सियाचिन ग्लेशियर से वाटर की अवेलेबिलिटी होती है इंडस रिवर सिस्टम में। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है उत्तराखंड स्टेट को लेकर के। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने फ्राइडे को ये अनाउंस किया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, एक एक्सपर्ट कमेटी। और वो जो एक्सपर्ट कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करें। ओके, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में जैसे मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडोप्शन और भी जो अदर पर्सनल लॉज हैं उन सभी को इंटीग्रेटेड फॉर्म में किया जाएगा। आप सभी को पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 44 जो डीपीएसपी का एक पार्ट है, और ये जो पार्ट है वो डिसाइड करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हालांकि अभी अगर हम देखें तो बहुत सारे बेसिक प्रोविजन ऐसे हैं जो रिलीजियस बेसिस पर हमारे यहाँ पर गवर्न होते हैं, लेकिन बार बार ये डिमांड उठती है कि जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं उनको लेकर के पूरे कंट्री में एक रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने की है। फेब के टाइम में उन्होंने डिसाइड किया था कि अगर वो दोबारा से री इलेक्ट होते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो एक बेसिक मुद्दा है जिसको लेकर के बार बार कन्फ्लिक्ट होता है, उसको लेकर के हम गवर्न करने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल 44 आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी जो बनाई है उसमें उन्होंने हेड रखा है रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। नाम सुना सुना लग रहा होगा ना आपको। जो प्रेजेंट टाइम में कौन है, डिलिमिटेशन कमीशन की करंट हेड है। जो जम्मू एंड कश्मीर में जो वहाँ की असेंबली को लेकर जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो सीट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज जो किया गया है, उन्होंने वहाँ पर अपनी हेडशिप दी है उस डिलिमिटेशन कमीशन में। ओके, इसके अलावा जो अदर मेंबर्स होंगे उसमें जस्टिस प्रमोद कोहली, सोशल वर्कर मनु गौर और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर शत्रुघ्न सिंह। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये रंजना प्रकाश देसाई जो इसकी हेड रहेंगी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए काम किया जा रहा है, तो इसकी वजह से जो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 जो है वो तो सेंट्रल के लिए, मतलब लोकसभा जो सीट्स हैं उनके लिए, और आर्टिकल 170 जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए डिक्लेयर करता है कि एवरी सेंसस के बाद में एक डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो इनेक्ट किया जाना चाहिए। तो आर्टिकल 82 के अंडर जो हमारी पार्लियामेंट है वो उसमें डिक्लेयर कर रखा है कि एवरी सेंसस के बाद में एक आप डिलिमिटेशन एक्ट जो है उसको इनेक्ट करो, उसके बाद में यूनियन गवर्नमेंट एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगी।
तो स्टार्टिंग टाइम में 1947 में इंडिया ने गेन की, उसके बाद में इंडिया ने एवरी सेंसस के बाद में एक डिलिमिटेशन कमीशन बिठाना स्टार्ट किया। कुछ टाइम के बाद में ये होता है कि जैसे 1952 में, 1951 में सेंसस, उसके बाद में डिलिमिटेशन कमीशन हुआ, उसके बाद में 1961 में हुआ और 1971 में हुआ। लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये देखने को मिला कि वो स्टेट्स, इसमें क्या होता था कि जैसे ही सेंसस हुई और डिलिमिटेशन कमीशन के अकॉर्डिंग जो सीट्स हैं उनको रीलोकेट किया जाता था, उनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जाता था। लेकिन वो स्टेट जहाँ पर पॉपुलेशन रेगुलर इंक्रीज होती रही वहाँ पर तो क्या हुआ, वहाँ पर सीट्स ज़्यादा बढ़ने लग गई। लेकिन हमारे साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को रेगुलेटरी करके रखा, वहाँ पर सीट्स जो हैं वो कम होने लगी। ओके, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स, जिसमें अगर हम बात करें यूपी बिहार जो है, वहाँ पर पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हुई तो सीट्स की संख्या बढ़ती गई। तो इस चीज़ से प्रॉब्लम ये होने लगी, कुछ स्टेट्स का जो है वो तो इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो जाएगी और कुछ स्टेट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। हालांकि वैल्यू जो है वो एक वोट की वैल्यू जो है वो बराबर करने की कोशिश की जा रही थी कि हर पर्सन की जो वैल्यू है वोट की वो बराबर रहे। लेकिन इससे क्या होगा, कुछ स्टेट्स में जहाँ पर ज़्यादा सीट होंगी, लोकसभा के लिए ज़्यादा सीट होंगी, उन स्टेट्स की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेंटर में भी इंक्रीज होगी, उनके लिए ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसीलिए ये जो है 40 यहाँ पर कुछ अगर हम बात करें तो ये जो इशू है इसको सोल्व करने की फिर कोशिश की गई और इसमें ये डिसाइड किया गया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ये डिसाइड किया गया कि अब जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा और 1971 की जो सेंसस है उसी के बेसिस पर अब नेक्स्ट टाइम मतलब 2000 तक सीज कर दिया गया कि अब डिलिमिटेशन कमीशन एवरी सेंसस के बाद में डिसाइड नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही 2000 आता है उसके बाद में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है 2001 में और उसमें डिसाइड किया जाता है कि 2026 तक इन सीट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन है या फिर इसमें जो भी नई सीट्स को इंक्रीज करना है उसको सीज कर दिया गया। और इसमें ये डिसाइड किया गया 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि 1991 की जो सेंसस है उसको बेसिस बनाया जाए सीट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब उसकी सेंसस के अकॉर्डिंग काम किया जाए। फिर 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2003 में और उसमें डिसाइड किया जाता है कि 2001 की जो सेंसस है उसको बेसिस बनाया जाए। मतलब अब 3-4 साल बाद में 2026 में जो सीट्स हैं उनको डिसाइड किया जाएगा, लोकसभा की जो सीट्स हैं वो उनको इंक्रीज़ किया जाएगा। नई पॉपुलेशन आप सभी को पता है कि 2001 से अभी तक भी अगर हम देखें तो पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारी सीट्स जो है इंक्रीज़ की जाएंगी और यही वजह है कि प्रेजेंट टाइम में आप देख भी रहे हो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, हमारा जो पार्लियामेंट है उसको रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में जब सीट्स इंक्रीज़ होंगी तो उन सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सिटिंग की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इसीलिए जो पार्लियामेंट है उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। ओके, क्योंकि 2026 में दोबारा से जो डिलिमिटेशन एक्ट है वो वर्क करेगा। तो अगर हम हमारे इंडिया में बात करें तो 4 टाइम्स अभी तक डिलिमिटेशन एक्ट जो है उसने वर्क किया है डिलिमिटेशन कमीशन में, 1952, 1962, 1972 और 2002, ये 4 टाइम है। अभी प्रेजेंट टाइम में आपने जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में देखा तो वो जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो 2002 वाले बेसिस पर ही वर्क कर रहा है क्योंकि 2019 के टाइम जब बाइफर्केशन किया गया जम्मू एंड कश्मीर का तो उसी टाइम ये देखा गया कि नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ स्टेट थे। जब 2002 में यहाँ पर सीट डिसाइड की गई तो नॉर्थ ईस्ट के जो 4 स्टेट ऐसे थे वहाँ पर ये जो सेंसस के अकॉर्डिंग जो रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था सीट्स का वो नहीं हो पाया था। तो इसके बाद में डिसाइड किया गया कि रंजना प्रकाश देसाई का एक कमीशन बनाया जाए और ये वर्क किया जाए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए तो क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ था, 2 यूटीज़ में इसको डिवाइड कर दिया गया था, तो जम्मू एंड कश्मीर की जो सीट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन ने काम किया है। ओके, तो ये सीट्स डिसाइड करता है डिलिमिटेशन कमीशन। इसके अलावा एससी और एसटी की जो सीट्स हैं उनको भी रिजर्व करता है, डिक्लेयर करता है कि ये सीट्स एचसी के लिए रिजर्व है, ये एसटी के लिए रिजर्व है। तो ये तो हमने डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में डिस्कस किया। डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होता है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिलिमिटेशन कमीशन में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो उसका हेड होता है। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और जिस भी आपने स्टेट के लिए या फिर जहाँ के लिए भी आपने ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है वहाँ का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसका मेंबर होता है। ये इस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन काम करता है।
तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर के, ये हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, अभी आपने एक इशू देखा होगा कि दिल्ली में 2 IAS ऑफिसर वो अपने डॉगी को वॉक के लिए ले जाते हैं और जो वहाँ का ग्राउंड है उसका यूज़ करते हैं, और जो भी एथलीट्स वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे उन सभी को वहाँ से हटा दिया जाता है। इसके बाद में जो IAS कपल हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। अब इसको लेकर के ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग उठने लग गई और ये बात रखी गई कि आपने उनको पनिश किया है, और पनिश कहाँ किया है? लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश। मतलब हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है उसको आप ये मानते हो कि वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। मतलब क्या आप अरुणाचल प्रदेश में पोस्टिंग दे करके क्या शो करना चाहते हो कि वो जो है वो इतना इक्वल नहीं है कि आप दिल्ली में रह कर के भी उनके ऊपर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे पनिशमेंट इम्प्लीमेंट किए जा सकते थे। मतलब उनको पनिशमेंट का अगर आपने इक्वलिटी किया, पनिशमेंट इजिकल टू अरुणाचल प्रदेश, बोले अरुणाचल प्रदेश इनकी क्या कर दो, पोस्टिंग कर दो। जैसे आप मूवीज़ में नहीं देखते कि ऐसे एरियाज़ में आपका ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा, वहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके पास में कोई पावर नहीं रहेगी, कोई काम करने के लिए नहीं रहेगा। सेम वही तरीका यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है कि पनिशमेंट के लिए आपने अरुणाचल प्रदेश उनको सेंटर दे दिया। ओके, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर के कि इस बात को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चनिंग की जा रही है कि अरुणाचल प्रदेश जो पनिशमेंट आपने दिया है उसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए कि किस बेसिस पर आपने उनको अरुणाचल प्रदेश दिया है। तो ये उनके बारे में कुछ बता रखा है कि 1994 बैच के वो ऑफिसर्स थे और AGMUT उनके पास में कैडर था, और इसके बेसिस पर दिल्ली के बाहर उनको ये जो पोस्टिंग दी गई है AGMUT कैडर में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और जो भी हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो इसमें शामिल हैं, और इसी के बेसिस पर उनको यहाँ पर पोस्टिंग दी गई है। देखो आप सभी को पता है हमारे इंडिया में जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, 3 सर्विसेज हैं, IAS, IPS और IFS। इन तीनों सर्विस के लिए जब आपका सिलेक्शन होता है, UPSC की लिस्ट में आपका नाम आता है, फिर आपकी रैंक के बेसिस पर आपको जो भी सर्विस मिलती है, फिर आपका कैडर एलोकेशन होता है जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनके लिए। तो पहले क्या होता था, पहले जो सर्विसेज के लिए जो स्टेट्स को डिवाइड कर रखा था, अब जो है वो कुछ जोन बना दिए गए हैं, और जोन के बेसिस पर कुछ जोन में जो स्टेट्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके दे दिया गया है कि इस जोन में ये स्टेट आएंगे, अगर ये जोन में ये स्टेट आपको मिलता है तो आप इस जोन में रहोगे। ओके, इसमें क्या होता है कि जो स्टेट आपको मिला है उस स्टेट में आप वर्क करते हो जब तक आपको सेंट्रल में आप सेंट्रल डेपुटेशन पर नहीं आते या सेंटर में आप काम करने के लिए नहीं आते हो, तब तक उस स्टेट में आप उसकी अदर मिनिस्ट्रीज, अदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप काम करते रहोगे। तो ये आपके सर्विसेज है। अब कोई भी स्टेट आपको किस वजह से, देखो जो भी सिलेक्ट होता है उसको ज़्यादातर होम कैडर चाहिए या अपने होम कैडर के आसपास वाला स्टेट चाहिए। तो उस स्टेट में आपकी कितनी वैकेंसीज हैं, इनसाइडर के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, आउटसाइडर के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, ये सब कुछ डिसाइड करता है। आपकी क्या रैंक है, क्या आपकी कौन सी कैटेगरी है, किस बेसिस पर आपको एलोकेशन होना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, और उन्हीं के बेसिस पर फिर जो सर्विस जो कैडर है वो अलोकेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, गीतांजलि श्री जो है उन्होंने प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज हिंदी नोवेल रेट समाधि के लिए उनको मिला है, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया टॉम ऑफ सेंट के नाम से। डेजी रॉकवेल ने इनका ट्रांसलेशन किया और अब उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। मणिपुरी बोर्न है ये जो राइटर है गीतांजलि श्री, ठीक 65 ईयर्स ओल्ड है। इसके अलावा इंडियन ओरिजिन के अदर ऑथर जैसे सलमान रुश्दी, किरण देसाई, अरुंधति रॉय, अरविंद अधिगा, इनको भी इंटरनेशनल ऑनर मिले हैं और वो भी अब इनमें शामिल हो गई है। लेकिन मिस्टर रॉकवेल ने एक बात रखी है अवार्ड सेरेमनी में, उन्होंने बोला है कि पहली बार कोई हिंदी लैंग्वेज की बुक जिसका ट्रांसलेशन किया गया और वो इस अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हुई, ऐसा पहली बार देखने को मिला है। यहाँ पर हमारे आर्मी के व्हीकल जो है वो यहाँ पर इशू देखने को मिला है। लद्दाख में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें हमारे 7 आर्मी मैन जो हैं उनकी डेथ हो गई है, और यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। जो शोक रिवर है उसमें ये इंसिडेंट हुआ है। ओके, शोक रिवर से रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स अभी हमने डिस्कस किए कि सियाचिन ग्लेशियर से वाटर की अवेलेबिलिटी होती है नुब्रा रिवर में, और नुब्रा रिवर अपने वाटर की अवेलेबिलिटी करवाती है शोक रिवर में, और शोक रिवर लास्ट में जाकर के मर्ज होती है इंडस रिवर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 3 पर, और यहाँ पर क्वेश्चनिंग की गई है। जो जुडिशरी है उसमें क्वेश्चनिंग की है कि जो सिंगल मैन है या फिर मदर्स हैं उनको लेकर के आप सरोगेसी को अलाउ कीजिए।
यहाँ पर सुप्रीम जो जुडिशरी हाई कोर्ट जो है उन्होंने सेंट्रल का इसमें व्यू जानने की कोशिश की है कि ये जो पिटीशन अप्लाई की गई है जिसमें जो 2021 में जो लॉ बनाया गया था उसके कुछ प्रोविजंस को यहाँ पर चैलेंज किया गया है। ओके, और कमर्शियल सरोगेसी के लिए एक तरीके से डिमांड की गई है कि अलाउ किया जाए इन लोगों के लिए जो इस तरीके से चाइल्ड चाहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 4 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है पेज नंबर 4 पर, इस आर्टिकल में जो अभी हमारी 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं अगर वो अपने कंसेंट के साथ में ये वर्क करते हैं तो अगर उनकी एज जो है उसके अकॉर्डिंग क्रिमिनल प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने से पहले जो पुलिस है उसको यहाँ पर अपनी जो सिंपैथी है, अपनी जो भी बेसिक प्रोविज़न है उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बार बार ये एलिगेशन लगते हैं कि पुलिस जो है वो अपनी पावर्स का यहाँ पर मिसयूज करती है। ओके, तो सेक्स वर्कर्स ने जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन मिली है उसका काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया है। काफ़ी लंबे टाइम से सेक्स वर्कर्स के जो राइट्स हैं उनके लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, बार बार मांग की जा रही थी, और अब जो जुडिशरी है उन्होंने बात रखी है। हम कुछ ऐसी बात करेंगे, कुछ ऐसे केस के बारे में बात करेंगे कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स को लेकर के बात रखी है। 2021 में काजल मुकेश सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बात बोली थी कि प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट एन ऑफेंस, ए वुमेन हैज़ ए राइट टू चूज हर वोकेशन। उसके बाद में एक नेक्स्ट केस हुआ था 2003 में, जो वेस्ट बंगाल स्टेट है उसके खिलाफ में मनोज शॉ ने केस किया था। इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था सेक्स वर्कर्स शुड बी ट्रीटेड एज विक्टिम ऑफ क्राइम रादर देन द अक्यूज्ड। और 2011 में जो बुद्धादेव करमास्कर वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें भी हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि सेक्स वर्कर जो हैं उनको भी एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का हक है आर्टिकल 21 के अंदर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, इसको लेकर के आज हमारे एडिटोरियल पेज पर भी आर्टिकल आया है और वहाँ पर भी इसके बारे में बताया हुआ है कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे क्वेश्चनिंग की है कि आप इसके लिए अकॉर्डिंग लॉ बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन दी है, पुलिस को लेकर के डायरेक्शन दी है, जुडिशरी को लेकर के डायरेक्शन दी है। इसके अलावा जो फ्री एडवाइस देने की कोशिश की जाती है नालसा, सालसा और डालसा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नालसा के अकॉर्डिंग और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सालसा के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर सेक्स वर्कर्स हैं उनके लिए जो फ्री या फिर एक तरीके से उनके कौन कौन से राइट्स हैं, उनको क्या क्या लीगल एडवाइस पता होना चाहिए, क्या क्या लीगल चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, ये सारी बार बार वर्कशॉप उनके लिए ऑर्गेनाइज करवाई जाए और उनको अपने राइट्स से अवेयर करवाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो अब यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है उसका वर्क स्टार्ट हो जाता है कि वो इसको लेकर के किस तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, भीमा कोरेगांव केस में एक पर्सन को अरेस्ट किया गया था। उन्होंने हंगर स्ट्राइक जो है वो जेल में स्टार्ट कर दी थी, तालोजा जो जेल है उसमें, क्योंकि उन्होंने एलिगेशन लगाए थे कि तालोजा जेल अथॉरिटीज़ जो है वो उनको हेरेस्ट कर रही है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के यहाँ पर कपिल पाटिल जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उन्होंने उनसे मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद में उन्होंने जो अपनी हंगर स्ट्राइक है उसको वापस ले लिया है। भीमा कोरेगांव से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 1 जनवरी 1818 को ये जो बैटल है वो होती है किस किस के बीच में, एक तरफ पेशवा की आर्मी होती है और दूसरी तरफ इंडियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी आर्मी होती है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है उसमें महार कम्युनिटी के लोग ज़्यादा होते हैं। दलित कम्युनिटी से लगभग 500 के लगभग जो लोग हैं वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और ये जो बैटल है वो 3rd एंग्लो मराठा वार का एक पार्ट है, एक सीरीज चली बैटल्स की जिसमें जो पेशवा है उनको यहाँ पर हार देखनी पड़ती है। देखो जो शिवाजी थे मराठा रूलर, उसमें महार कम्युनिटी का काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट था और महार कम्युनिटी जो है वो शिवाजी के आर्मी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती थी। लेकिन टाइम के साथ में जो उनकी वैल्यूएशन है महार कम्युनिटी की या दलित कम्युनिटी की जो उनकी वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती गई और ब्राह्मण कम्युनिटी जो है और दलित कम्युनिटी के बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता रहा। इसी की वजह से ये बोला गया है कि ये जो बैटल है वो पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में तो थी, लेकिन यहाँ पर जो महार कम्युनिटी है उन्होंने पर्सनल बेसिस पर इस जो वॉर है इसको लड़ा था और यही नतीजा रहा, काफ़ी कम संख्या में होने के बाद में भी ये जो बैटल है वो उन्होंने जीत ली थी।
अभी जो भीमा कोरेगांव जो इशू हुआ, इसमें 1927 में बाबा साहेब अम्बेडकर जो है उन्होंने यहाँ पर इस साइट पर विजिट किया, जिसकी वजह से ये जो भीमा कोरेगांव जो कन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि जो भीमा कोरेगांव केस है इसको रेगुलर हम जो भी हमने प्रोटेस्ट किया था, ये हमारी तरफ से हमारा रिवॉल्यूशन था, इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, इस तरीके का। कुछ टाइम पहले 2018 से 2020 के बीच में ये जो भीमा कोरेगांव जो इसको सेरेमनी को सेलिब्रेट किया जाता था कि जो भी हमारा रिवॉल्यूशन है उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, तो यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यू देखने को मिले कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट पास हो रहे हैं उस सेलिब्रेशन में, जिसकी वजह से जो कम्युनिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था इसी भीमा कोरेगांव केस को लेकर के। तो ये जो बैटल है इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया। ये आर्टिकल आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 जो है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, और ये अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि यहाँ पर सेक्स एज वर्क, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बात रखी है। जो भी हमने डिस्कस किया कि अब जो हमारा लेजिस्लेचर है उसके ऊपर डिपेंड हो गया है कि वो किस तरीके से यहाँ पर अपना लॉ एस्टेब्लिश करते हैं। ये जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि टाइम के साथ में जो हाइजीन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स, उन सभी ने मिलकर के जो मेंस्ट्रुएशन हेल्थ एंड हाइजीन मैनेजमेंट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, काफ़ी ज़्यादा इसको एनहेंस करने की कोशिश की है। जो फीमेल फ्रेंडली एंड जेंडर अप्रोप्रिएट सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटी करवाने की कोशिश की है। अवेलेबिलिटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्ट्स ये अवेलेबल करवाने की कोशिश की है। सैनिटरी पैड्स अवेलेबल करवाने की कोशिश की है। ये सारा वर्क हुआ है और इससे लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट हुई है। जो वीमेन है उनमें अवेयरनेस क्रिएट हुई है कि हाइजीन होना चाहिए स्पेसिफिक मेंस्ट्रुएशन टाइम में। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि डिसेबिलिटी के बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स हैं जो फेमाइन हाइजीन है उसको लेकर के। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चर फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट करते हैं। देखो, डिसेबल्ड पर्सन है उसको लेकर के सोसाइटी में एक स्टिग्मा है कि एक मेन स्ट्रीम में उनका इंक्लूजन काफ़ी कम है। बहुत कम जो डिसेबल्ड पर्सन है उनका इंक्लूजन हो पाता है, वो एजुकेशन रेगुलर कर पाते हैं, या फिर अदर तरीके से अदर पॉइंट्स पर अगर हम देखें तो के फिजिकल डिसेबिलिटी अलग है, मेंटली डिसेबिलिटी अलग है। लेकिन अगर वीमेन हैं उनमें ये सारे जो भी एक वीमेन का जो प्रोसीजर है वो उनको लेकर के जो हाइजीन है उसको मेंटेनेंस में ये जो डिसेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट करती है। तो इसको लेकर के क्या कोशिश होनी चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन पर वर्क किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बात रखी है कि देखो, सबसे पहले तो जो डिसेबल्ड वीमेन हैं उनकी मेंटली स्टेज को जान करके उसके अकॉर्डिंग उनको सारे जो भी एक टूल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड होने चाहिए। उनके किस तरीके से, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे डिसेबल्ड पर्सन है वो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उनके लिए जो भी सैनिटरी पैड्स हैं या जो भी इस तरीके के टूल्स है वो उस तरीके के होने चाहिए कि लॉन्ग टर्म तक उसको यूज़ किया जा सके। मतलब यहाँ पर प्रोसीजर किया गया है कि हाइजीन को मेंटेन करना उनका भी एक राइट है और उनके लिए भी वर्क किया जाना चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है वो उनके अकॉर्डिंग भी जो सैनिटेशन प्रोग्राम है, जो हाइजीनिक प्रोग्राम है, जो फेमेन हाइजीन है, उनके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रगति मैदान है वहाँ पर, यहाँ देखिए, ड्रोन जो है उसको लेकर के एक मिनट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत ड्रोन महोत्सव की शुरुआत की है कि 2 दिन तक यहाँ पर ड्रोन को लेकर के अलग अलग कंपनीज अपना जो भी इनिशिएटिव है उसको यहाँ पर शो करेंगे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि देखो, टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया है। टेक्नोलॉजी का हमने बहुत सारा यूज़ किया है। अगर हम बात करें तो डिजिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा किया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज जो हैं डायरेक्टली, अगर हम बात करें कि बहुत सारी जो हमारी ऐसी स्कीम होती हैं उनका बेनिफिट डायरेक्टली हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है डिजिटलाइजेशन के थ्रू। बहुत सारी प्रॉब्लम है तो ड्रोन का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने की उन्होंने बात रखी है कि हम चाहते हैं कि जो ड्रोन है वो इस तरीके से, इस टेक्नोलॉजी का इस तरीके से यूज़ किया जाए कि जो पुअर है उसको बेनिफिट देने में गवर्नमेंट हेल्प कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए DMK, ठीक है,
डीएमके जो है वो रीजनल पार्टी बन गई है टॉप अर्निंग में, मतलब सबसे ज़्यादा उनको इनकम मिली है। यहाँ पर 5 रीजनल पार्टीज़ के बारे में बताया गया है कि इन पार्टीज़ को सबसे ज़्यादा इनकम हुई है। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स है उसके बारे में बताया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो 7 नेशनल पार्टी जो हैं उनको 62% से ज़्यादा जो है वो 7 नेशनल पार्टीज़ को इलेक्टोरल बॉन्ड से हुई है। तो ये बार बार बात रखी गई है। इलेक्शन कमीशन को जो पार्टीज़ हैं वो अपना जो ब्यौरा देती हैं उसी के बेसिस पर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ओके, तो हम इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखो, पहले क्या होता था कि आप 20,000 तक किसी भी पार्टी को क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कैश में रुपए दे सकते हो, लेकिन अब इसमें एक लिमिट डिसाइड कर दी गई है 2,000 रुपये की। अब इसमें डिसाइड किया गया है, पहले की बात करते हैं और अब की बात करते हैं। पहले आप 20,000 तक का फंड दे सकते थे, लेकिन अब आपको डिसाइड कर दिया गया है कि 2,000 तक का। ओके, पहले क्या होता था, कोई भी कंपनी अगर फंड दे रही है तो उसका जितना प्रॉफिट है उसका 7.5% तक ही वो किसी पार्टी को क्या कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है। लेकिन अब जो है, चाहे कंपनी किस में है, घाटे में है, फिर भी जाकर के वो सपोर्ट कर सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चेंज किया गया है। पहले क्या होता था कि कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको बात पता होती थी कि कौन सी पार्टी को हमारी जो कंपनी है वो सपोर्ट करती है, लेकिन अब ऐसा कोई भी बात नहीं पता चलती है। ओके, पहले देखो, वैसे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको फॉरेन फंडिंग अलाउ नहीं है, लेकिन FCRA एक्ट में कुछ ऐसा चेंज किया गया है जिसकी वजह से फॉरेन फंडिंग जो है इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ को होने लगी है। लेकिन अगर स्टेटमेंट ये आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉरेन फंडिंग अलाउ है तो आपको इसको बोलना है कि नहीं अलाउ है। ओके, मतलब इसको गलत स्टेटमेंट मानना है, अलाउ है को गलत स्टेटमेंट मानना है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? इलेक्टोरल बॉन्ड ये होता है कि मान लो कोई पर्सन है, कोई कंपनी है, उसको कुछ प्रॉफिट चाहिए, जैसे कि कोई भी कंपनी को अपने अकॉर्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनवाने हैं, तो वो जो भी किसी पार्टी को एक तरीके से, देखो समझाने की बात है, इसको आप डायरेक्टली लिंक मत करना, समझाने के लिए बात है। तो यहाँ पर जो कंपनी है उन्होंने बोला कि इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, तो नेताजी ने बोला कि हाँ बन जाएंगे आपके अकॉर्डिंग, लेकिन इसके लिए देखो सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा से इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में आप हमें सपोर्ट करोगे तभी तो हमारी पार्टी सरकार बनाएगी और तभी जा करके आपके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे। पार्टी बोलती है कि हाँ हाँ सपोर्ट हो जाएगा। अब सपोर्ट किस तरीके से किया जाएगा? कैश के थ्रू नहीं, आप जा कर के आप चेक के थ्रू या फिर NEFT जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए SBI ब्रांच में, SBI की किसी भी ब्रांच में जाओगे और SBI जो बैंक है वो इसको नोटिफाई किया गया है कि SBI से ही आपको लेना है। आप यहाँ पर पैसा दोगे, SBI आपको एक डॉक्यूमेंट देगा, डॉक्यूमेंट पे कुछ सीरियल नंबर ये लिखे होंगे और इसमें आपका नाम वाम कुछ नहीं होता। आप यहाँ पर पैसा दोगे, आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, आप इस डॉक्यूमेंट को ले जा करके उस पॉलिटिकल पार्टी को दे दोगे। पॉलिटिकल पार्टी जो है दोबारा से SBI में जाएगा, SBI में ये डॉक्यूमेंट दिखाएगा और यहाँ पर ये जो SBI जो है इस डॉक्यूमेंट को ले लेगा और इसके बदले में जितने का ये बॉन्ड लिया गया है उतना पैसा जो है वो आपका जो भी पॉलिटिकल पार्टी का जो भी बैंक अकाउंट होगा उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरीके का प्रोसीजर होता है। अब ये जो भी आपको यहाँ पर एक हार्ड कॉपी दी गई थी उसमें कोई आपका नेम नहीं होता है, मतलब यहाँ पर जो एक ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन नहीं की गई है। अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो किस किस को मिल सकता है, ये देखो जो RPA एक्ट 1951 का सेक्शन 29A के अंडर जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है उन सभी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिया जा सकता है, वो फंड ले सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। इसके अलावा लास्ट लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जिन पार्टीज़ ने 1% वोट सिक्योर किए हैं उनको ये फंड दिए जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। कौन कौन खरीद सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को? इंडियन सिटीजन्स खरीद सकते हैं, NRI खरीद सकते हैं, इंडियन कंपनीज खरीद सकती हैं, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया आते हैं लेकिन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इंडिया के सिटीजन नहीं है, ये नहीं खरीद सकते हैं। फॉरेन नेशनल नहीं खरीद सकते हैं, फॉरेन कंपनी जो है वो इसको नहीं खरीद सकती हैं। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने अफगानिस्तान को लेकर के डिस्कशन किया है। एक मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में
तजिकिस्तान की जो कैपिटल है, इस मीटिंग में अफगानिस्तान में किस तरीके से तालिबान को गवर्न किया जाना चाहिए, इसको लेकर के यहाँ की जो भी रीजनल कंट्री है, चाइना, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करके किन किन पॉइंट्स को लेकर के इशू हैं। तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बोला है कि देखो वहाँ पर अगर हम चिल्ड्रन की बात करें या वीमेन की बात करें तो उनको लेकर के तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो स्ट्रिक्ट होने चाहिए, और उन्होंने स्ट्रिक्ट अपने अकॉर्डिंग बना दिए हैं। आप स्कूल नहीं जा सकते, बाहर निकलना है तो आप अपने किसी जेंट्स फैमिली मेम्बर को साथ लेकर के निकलोगे, आपको कंप्लीट फेस कवर करना है। मतलब उनकी लिबर्टी, उनकी जो एक सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने बोला है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तानी जो पीपल है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करना चाहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर मंकी की एक नई जो स्पीसीज है उसके बारे में फाउंड किया गया है। अरुणाचल मंकी जो है उसको माउंटेन पास है यहाँ पर, सेला पास, उसके बेसिस पर इनको नया नाम दिया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ टीम इंडिया की जो टीम है उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, सेला मैकेकी को। ओके, और जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात अगर हम करें तो 1916 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है, और प्रेजेंट टाइम में इसकी जो डायरेक्टर हैं वो हैं धरती बनर्जी। पहली बार किसी कोई वीमेन जो है उनके हेड बनी है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये आता है। यहाँ पर इंडिया ने सेमी हाई स्पीड फ्राइट ट्रेन जो है उसको प्राप्त कर लिया है। जल्दी इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए, कनेक्टिविटी जो है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन की बेसिस पर लिया जाए। मतलब जब कनेक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो बहुत जो डिस्टेंट एरियाज़ हैं वहाँ की रीच भी मार्केट तक ईजिली हो पाएगी, क्योंकि ईजिली उनको पहुँचना ईजिली हो पाएगा इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। यहाँ पर जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चनिंग की है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से कि अनऑर्गेनाइज्ड और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको लेकर के जो डाटा हैं वो अवेलेबल करवाओ। ओके, क्योंकि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने क्वेश्चन किया था सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब बोल दिया है सेंटर को कि भैया हमें डाटा दो। तो सेंटर ने वैसे तो देखो ई श्रम पोर्टल अवेल किया है कि जो भी हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं वो इसमें आकर के रजिस्टर करें और जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दें। मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में बताया जाए, उनके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ यहाँ पे रखे जाएंगे, उनके बारे में बेसिक चीज़ें रखी जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है अपना जो प्रोसीजर, अपनी जो स्कीम है वो लॉन्च करेगी। तो यहाँ पर बताया गया कि कोविड के टाइम में कितने माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर गए, अपने घर पर गए, और उनको लेकर के अब कुछ सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर। चाइना ने इंपॉर्टेंट बात बोली है कि टाइम के साथ में ब्रिक्स को एक्सपेंड किया जाएगा। ब्रिक्स ग्रुप जो है वो जल्दी अपना एक्सपेंशन प्रोसीजर स्टार्ट करेगा। यहाँ पर चाइना ने बोला है कि देखो बहुत सारी कंट्रीज, जिसमें अगर हम बात करें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई, नाइजीरिया, सेनेगल, थाईलैंड, ये सभी ने अटेंड किया है अभी वर्चुअल मीटिंग को लेकर के, और इन सभी को इनवाइट किया है कि अभी वर्चुअल मीटिंग होगी, उसमें आप इनवाइट हो, और इसमें वर्चुअल मीटिंग में इन लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। इससे ये लगता है कि जल्दी इन कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशन है वो और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकते हैं। मतलब ब्रिक्स प्लस जो है वो लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये बताया गया है कि ब्रिक्स बैक करता है एक बैंक को, न्यू डेवलपमेंट बैंक को, जो संघाई बेस्ड है, और इसमें कुछ मेंबर्स जिसमें बांग्लादेश, यूएई जो है वो लास्ट ईयर इसमें ज्वाइन हो चुके हैं, और इजिप्ट और उरुग्वे जो है उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करने का अप्रूवल दिया जा चुका है। ओके, तो धीरे धीरे ब्रिक्स जो है एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड करने का रीजन आपको पता चल रहा होगा ना। देखो यूएस जो है वो अपनी तरफ से एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, नाटो को एक्सपेंड कर रहा है, रशिया ने इन्वेस्ट कर दिया यूक्रेन पर, फिर भी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में उनका एक्सपेंशन जो प्रोग्राम है वो रेगुलर चालू है। तो यहाँ पर चाइना जो है वो प्रेजेंट टाइम में सपोर्ट कर रहा है किसको? रशिया को। अब यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए भी कल भी हमने डिस्कस किया था कि यूएस अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो चाइना भी अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।